खतरनाक गेम कर रहे हैं। तो फराह गोगी साहिबा को लगा दें, क्योंकि पंजाब को चलाने का तजुर्बा उनके पास है। मैं जुडिशरी से कहता हूँ अपना किरदार अदा करें। ये बहरान आपकी वजह से आया है। जिसका नाम इमरान खान, कहर था पाकिस्तान के लिए। मैं अपनी जान दे दूंगा पाकिस्तान के लिए, मैं हर बैंक का दामन उठाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज स्पीकर नेशनल असेंबली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। अब तहरीक इंसाफ की अरकान की तादाद टोटल नेशनल असेंबली में 7 रह गई है, जिनमें से 2-3 ने छुट्टी की दरख्वास्त दे रखी है। इसके बाद नाज़रीन, अब तहरीक इंसाफ का एक मानना है कि इस्तीफे मंजूरी की असल जो वजह है वो राजा रियाज साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन बरकरार रखना है। लेकिन नाज़रीन, ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ के पास तमाम ऑप्शन खत्म हो गए हैं। एक ऐसा तुर्क का पता मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब भी कि वो राजा रियाज साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन के ओहदे से हटा सकते हैं और अपोजिशन के अंदर वो अपनी अक्सरियत बना सकते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन अपना बना सकते हैं। ये ऑप्शन है क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। प्रोग्राम में आगे चल के आपके साथ में तफसीलात इसकी शेयर करूंगा। शायद इसका इदराक खुद तहरीक इंसाफ को भी नहीं है। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, हुकूमत ने IMF में दोबारा जाने का फैसला कर लिया है। 9th रिव्यू जो कि रुका हुआ था, कुछ प्री कंडीशंस थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एग्री करनी थी, वो अब हुकूमत पाकिस्तान ने मान लिया है। शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस कर दिया है। आज से डॉलर का भी पूरे मुल्क के अंदर एक्सचेंज रेट जो है वो 1 हो गया है। जो शराइतें जो हुकूमत ने मानी है, उसके बाद हुकूमत को शायद इसकी सियासी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन अवाम को इसकी बहुत बड़ी और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी महंगाई की सूरत में। चूँकि इस वक्त ऑलरेडी मुल्क के अंदर जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा है और एक्सपेक्टेड यह है कि अगर हम ये प्रोग्राम बहाल हो जाता है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की शरह होगी वो तारीख की बुलंद तरीन शरह हो सकती है। आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनेगी पाकिस्तान के अंदर, ये डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है निहाल हाशमी साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें सदाकत अली भाई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और हमें ज्वाइन करें नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। प्रोग्राम में ज्वाइन करने का उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको सबसे पहले तो बताते हैं कि आज तहरीक इंसाफ के जिस तरह हमने बात की कि मज़ीद 43 अरकान के इस्तीफ़े कौमी असम्बली से मंजूर कर लिए गए हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि ये इसलिए हुए कि राजा रियाज को अपोजिशन लीडर ताकि बरकरार रखा जा सके। उसकी वजह सबसे बड़ी एक ही है कि राजा रियाज साहब बतौर अपोजिशन लीडर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ कंसल्टेशन का हिस्सा होंगे अगले निगरान सेटअप, निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रर के हवाले से। लेकिन नाज़रीन, इसमें ऑप्शन की जब हम बात करें तो आज जो 43 इस्तीफ़े मंजूर किए गए, उसके बाद तहरीक इंसाफ के अरकान की जो स्ट्रेंथ है कौमी असम्बली के अंदर, अब वो सिर्फ 7 रह गई है, जबकि 20 मुनहरिफ अरकान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं। और लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए तरीकाकार ये होता है कि जिस धड़े के या जिस पार्टी के पास ज़्यादा अरकान के दस्तखत मौजूद हों, दस्तखत के साथ उनकी सपोर्ट मौजूद हो, तो वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाता है। इसमें कोई डिफेक्शन क्लॉज भी नहीं लगती। अब नाज़रीन, जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में अगर हम नंबर गेम की बात करें, जो टोटल उनके पास नंबर गेम थी, जो स्ट्रेंथ थी मखसूस नशिस्तों की, वो थी नाज़रीन 34। और मखसूस नशिस्तें ही आगे गेम बदलेंगी। तो मैं आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। जो तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन मौजूद है, जिसकी मैंने बात की थी आपके पास, मुनहरिफ अरकान जिनमें से थे 4, 34 में से 4 अरकान मुनहरिफ हो गए थे, जिनमें जो है रमेश कुमार साहब थे, नुसरत फरहान साहब थी, वजिया कमर थी और जवेरिया जफ़र अहीर थी। तो पीछे रह गए जो 30 अरकान, इन 30 के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। अब जो रिजर्व सीट के लिए नाज़रीन जो कानून है, उसमें यह है कि रिजर्व सीट पे अगर कोई मेंबर डी सीट होता है, उसका इस्तीफा मंजूर होता है, तो उसके बाद ये होता है कि कोई इलेक्शन नहीं होता, बल्कि उस पार्टी की तरफ से दी गई जो फहरिस्त होती है, पहले से इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी जाती है आम इंतखाबात के टाइम पे, उसी में से तरजीही बुनियादों पर जो लिस्ट दी जाती है, रिमेनिंग जो लिस्ट के अंदर लोग मौजूद होते हैं इस्तीफे देने के बाद या किसी मेंबर की सीट खाली होने के बाद, वो ऑटोमेटिकली असम्बली के मेंबर बन जाते हैं। सिर्फ उन्होंने जाके ओथ हल्फ लेना होता है जाके अपनी मेंबरशिप का। तो इस तरह 30 इस्तीफे मंजूर हो गए तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों पर। तो वो 30 अरकान अगर वापस आ जाती हैं तहरीक इंसाफ के, जिनमें से 26 जो हैं वो ख़वातीन की नशिस्तें बनती हैं और 4 जो हैं वो रिजर्व सीट जो बनती हैं माइनॉरिटीज़ की, वो अगर वापस आ जाते हैं तो ये स्ट्रेंथ तहरीक इंसाफ की दोबारा 30 हो सकती है कौमी असम्बली के अंदर। और इसमें अगर इत्तेहादियों को शामिल करो जो तहरीक इंसाफ के हम ख्याल जमाते हैं, उसमें काफ लीग के 2 अरकान बनते हैं, GDA के 3 अरकान बनते हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का 1 मेंबर, जमात इस्लामी का 1। तो टोटल ये स्ट्रेंथ जो है ये 7 तक जा रही है इत्तेहादियों की। यूँ तहरीक इंसाफ के 30 अरकान को अगर मिलाया जाए तो इत्तेहादियों के साथ तो ये 37 तक तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ जो है वो कौमी असम्बली के अंदर दोबारा जा सकती है। तमाम तर इस्तीफों की मंजूरी के बावजूद
यूं जो मुनहरिफ अरकान है उनकी तादाद 20 है, तो 20 से अभी भी तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद जो है वो 17 ज़्यादा हो सकती है। इस तरह वो राजा रियाज साहब को हटाकर अपना अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के अंदर ला सकते हैं। मेरी तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा है। मैंने उनसे पूछने के लिए ये किया था कि ये उनके पास इस तरह से कितने मेंबर्स के नाम दिए गए थे। उन्होंने कहा ये तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया, हमें भी इसका ज़हन में नहीं था, ये तो एक बड़ा तुर्क का पता हमारे लिए साबित हो सकता है आने वाले चंद दिनों में। सदाकत भाई साहब, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग गेम आपकी बन रही है दोबारा से कौमी असम्बली के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आउट हो गए हैं राजा रियाज साहब के मामले पर, आप दोबारा उन्हें बना सकते, उन्हें हटा सकते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन के ओहदे से, और अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन आप ला सकते हैं कि ये जो मखसूस नशस्तें इन पे आपके मेंबर्स ने सिर्फ जाके ओथ लेना है। कुछ पहले एलोकेट हो भी गई थी सीटें, उनको उन्होंने ओथ नहीं लिया था जाके। हमारे साहब बहुत शुक्रिया। तो ये तुर्क का पता खेलने जा रहे हैं फिर आप लोग। कितनी सीटें बाकी रह गई हैं, हम आज इस बहस में, हमारी बहस ये होना चाहिए कि कितने डॉलर पाकिस्तान के खजाने में, डॉलर की बात करेंगे अगले सेगमेंट में जाके, पाकिस्तान के पास रह गए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम इस पाकिस्तान में जो मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको ख़त्म करने के लिए जनरल इलेक्शन चाहते हैं। चाहे हमारे इस्तीफ़े देना हो, चाहे हमारी असम्बलियाँ तोड़ना हो, लॉन्ग मार्चेस करने हो, या जितनी भी स्ट्रेटजीज है, उसका एक ही मतलब है कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन आए। एक पंजाब के निगरान वज़ीर आला के तकर्रर के ऊपर आप लोगों ने आसमान सर पे उठा लिया है। कभी आप सुप्रीम कोर्ट भागने की बातें कर रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरे पूरे मुल्क के अंदर हो रहे हैं। कल को इलेक्शन पूरे मुल्क के अंदर हो गया, उस पर अगर आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक नताइज अगर ना आए तो फिर क्या होगा? मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी तो मुझे लगता है फिर भी नहीं आनी, क्योंकि ये तो एक पूरा आईनी प्रोसेस फॉलो करके मोहसिन नकवी साहब बने पंजाब के वज़ीर आला। कोई गैर इसमें आईन की कोई नहीं रहे हैं। जैसे हमें इतनी निगरान वज़ीर आला की इतनी ज़रूरत थी कि हमें अपना पक्का वज़ीर आला छोड़ के निगरान को बैठाया। भाई आप क्या बातें कर रहे हैं? हमारा जो पक्का वज़ीर आला है उसको हमने इस्तीफ़ा दे के हमने लोगों के सामने ये बात रखनी थी कि KPK में ऑपोजिशन ने एक जिम्मेदारी का सबूत दिया। बहुत अच्छा, तो PTI ने उसको एक्सेप्ट करके कहा, इमरान खान ने अपना कद बड़ा करके दिखाया कि हमारे लिए अपना मैटर नहीं करता, हमारे लिए गैर जानिबदार मैटर करता है। क्यों कर रहे हैं आप वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह? छोड़ दें फिर, 2 महीने की बात है, 3 महीने की बात है। देखें, अब हमारी एक सियासी तरीकाकार है, आपको समझना है ये क्या बात है। इमरान खान ने क्या कर दिया है कि हर बंदा ही उसका आशिक है? क्या वजह हुई है? यही वो बातें जो लोगों को समझनी है, मीडिया को समझनी है। इमरान खान साहब ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी तो लग गए, हमारी बात नहीं मानी, हम हार के भी जीत गए, इखलाकी जंग हम जीत गए कि इमरान खान मुल्की इश्यूज पे मौक़िफ़ रखते हैं। और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किसको दिया? वो जो नवाज शरीफ साहब के साथ 6 केसों में शरीक मुल्ज़म आज चीमा, चले और पीपल्स पार्टी ने वो बंदा दिया। आज चीमा तो नहीं बने। मैं ये मेरा पॉइंट ये है, अगर मेरा पॉइंट आप समझे ना, क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब आपने बंदा लॉन्च करते हैं ना, आप अपनी सोच को कौम के सामने रखते हैं। आपकी सोच क्या है कि नवाज शरीफ एक सजा याफ्ता आदमी है और उसकी तरफ से कोई ये हो नहीं सकता कोई मुल्जिम या मुजरिम सामने ना आए। जरदारी साहब एक करप्ट आदमी है और वो हो नहीं सकता। क्लीन थे नहीं, परवेज इलाही साहब का इस वक्त डिस्कस नहीं हो रहा। नहीं, इस वक्त आपने उन्हें वज़ीर आला बनाया ना, बात वज़ीर आला की हो रही है ना। डिस्कस क्या हो रहा है? हाँ। इस वक्त डिस्कस सोच की आपने कहा था, उसे नॉमिनेट करते जो आपकी सोच होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। आप एक तो होता है इलेक्टेड आदमी, अच्छा या बुरा वो इलेक्ट हो गया, आवाम का वोट लेके आया होता है। एक आदमी है, आपने बाय चॉइस देना है। हाँ। आपने वो बंदा देना है जो चीफ सेक्रेटरी लेवल का आदमी हो, जिसने सूबा चलाया, उसको पता हो। जैसे PTI ने लोगों के नाम दिए, इमरान खान ने नाम दे के जंग जीत ली, नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने अपनी सोच दिखा दी। इस सोच से क्या है कि इनकी कोई कौमी सोच नहीं है, ये घर का बंदा, अपना बंदा, शरीक मुल्ज़िम मुजरिम। हम क्या कर रहे हैं? जंग जीत के खुशी मनाएं, एहतजाज क्यों कर रहे हैं? जंग जीत के अगर मेरा तो ये भी पॉइंट बड़ा सिंपल है, सदाकत साहब, पॉइंट बड़ा सिंपल है सदाकत साहब के। हमजा शहबाज बैठे थे ना पंजाब के वज़ीर आला, आप लोग जीते ना 17 सीटें, अक्सरियती सीटें आप लोग जीते ना पंजाब के अंदर। जी। तो अगर मोहसिन नकवी साहब ने इलेक्शन करा लिया, तो अगर आपकी आवाम के ऊपर आपको यकीन है कि लोग आपको वोट देंगे, आप पॉपुलर हैं, तो फिर आपको इन चीजों का क्या इनकी फिक्र? आपको मैं आपको इसका आपने सवाल किया ना, जवाब सुन लेना। जी। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारी जद्दोजहद पाकिस्तान में इंसाफ, आइन, कानून, ज़ाब्ता, मोरालिटी की है। हमने इनकी जो इमोरलिटी है उसको एक्सपोज करना है, और जो गैर कानूनी ने काम किया वो सजा, वो उस बंदे ने प्ली बार्गेन किया है, हम उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएंगे ताकि पाकिस्तानी लोगों को इमरान खान की असूल पसंदी समझ आए। आपके लिए भी, नाज़रीन के लिए भी जरा वाज़ेह कर दूं कि एक तो वॉलंटरी रिटर्न जो है अगर आपने किया हो
उसके लिए या आपने प्ली बार्गेन की हो तो उसके लिए 10 साल के लिए कदगन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आइन के अंदर कि आप 10 साल के लिए कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। ये 2010 की है प्ली बार्गेन, उसके बाद 12 साल गुजर चुके हैं। यानी आपका कोई क्लीन आदमी नहीं है। और प्ली बार्गेन की भी एक हिस्ट्री है, वो भी डिटेल में जो है अगर हम जाएं तो वो वहां पे भी इतना बड़ा इतना क्या मतलब प्ली बार्गेन क्या है? जो मैंने करप्शन का पैसा लिया मैं वापस करता हूं, मुझे माफ कर दे। कर्जा था, उन्होंने कहा हार स्टील मिल किसका केस था? मोने सलाई थे उसमें मर्जी। वो आपने वो पढ़ा है उसकी जो आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा वो क्या? मोने सलाई नहीं थे उसके मर्जी मुल्ज़िम। मोने सलाई कहां पे आ गया? मोने सलाई थे। अब आपको मेन जो किरदार कौन थे? पंजाब का चले मैंने बाकी मामलों की तरफ के बारे में बात कर रहा हूं, आप मुझे आगे पीछे की स्टोरी सुना दो। एक पॉइंट में आपको बता दूं कि जो इमरान खान साहब को कानूनी टीम की तरफ से ब्रीफिंग दी गई है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आप चले भी जाएं, कोई आइन शिकनी कानून शिकनी नहीं हुई इस प्रोसेस के अंदर। वो पूरे आईनी आप मुझे बताएं उसको गैर जानदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रोसेस के तहत बने हैं। देखिए उसने इलेक्शन कराना है, वो गैर जानदार आदमी होना चाहिए आइन के अंदर। इसीलिए तो इनको लोग बाहर मानते नहीं है, इसीलिए तो ये इलेक्शन नहीं लड़ते। आपके तरीके इंसाफ के कानूनी माहिरीन की बात कर रहा हूं, उन्होंने खान साहब को ये ब्रीफिंग दी है कि आप चले भी जाए सुप्रीम कोर्ट। मुझे एक से मेरा टाइम काटना है, मुझे आप अपनी बात करके निकल जाते हैं ना। निहाल हाशमी साहब पानी पे पानी पिए जा रहे हैं, मुझे उनकी तरफ जाना है। मुझे आप आपने एक मिनट मेरा टाइम उनको दीजिएगा। मुझे आप बताएं इस वक्त मुल्क में इस्तेकाम की जरूरत है? बिल्कुल चाहिए। अगर वो कोई न्यूट्रल आदमी लाते तो मुल्क को इस्तेकाम होता कि ये ना होता? जैसे केपीके में आया अदम इस्तेकाम, ये चोर उचक्के क्या चाहते हैं? अदम इस्तेकाम रहे, मुल्क में कोई मार्शल लॉ लगे, कोई ऐसी चीज, इनको इलेक्शन ना लड़ना पड़े। चले इस पे आगे चल के बात करेंगे। जरा निहाल हाशमी साहब, ये जो आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन वाले पे पूरी कोशिश कर ली, पूरा जोर लगा लिया, इस्तीफे पे इस्तीफा मंजूर कर लिया, अपने प्रिंसिपल जो मौकिफ था स्पीकर नेशनल असेंबली का उससे भी आप लोग पीछे हटे। उन्होंने कहा था कि जब तक कोई एक मेंबर आके मेरे पास अपनी इस्तीफों की तस्दीक नहीं करता मैं किसी का इस्तीफा मंजूर नहीं करूंगा। लेकिन फिर आपने 35 करके 43 करके आज अपने इस्तीफे मंजूर करके तहरीक इंसाफ को असेंबली से उनको फारिग कर दिया। लेकिन ये जो रिजर्व सीट्स वाले हैं, ये दोबारा आके अगर मेंबर बन जाते हैं तो राजा रियाज साहब तो लीडर ऑफ द अपोजिशन बरकरार नहीं रह सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर भाई बहुत शुक्रिया। हम लोगों के दिल नहीं तोड़ते। ये बहुत दिनों से चीख चिल्ला कर रहे थे, शोर मचा रहे थे कि हमारे इस्तीफे वापस ले लो, हमारे इस्तीफे। अच्छा, फिर इससे पहले ये शोर मचा रहे थे हमारे इस्तीफे कबूल कर लो, हमारे इस्तीफे कबूल कर लो, हमारे ये धरना दे रहे थे, रो रहे थे, गा रहे थे कि भाई हम नहीं रहेंगे हमारे। और वो देखिए ना, मर्द की एक जुबान होती है और मर्द के अलावा इंसान की भी, अच्छे लोगों की एक ही जबान होती है। बार बार तो जबान आदमी की नहीं स्लिप करती। अगर आदमी की बार बार जबान स्लिप कर जाए तो लोग उनको अजीब व गरीब किस्म का टाइटल देते हैं। हर आदमी तो आपने भी दौरा में आप दिखाया यहाँ पे बाय द वे। अच्छे लोग पहले कहते थे एक एक बंदे की तस्दीक होगी फिर इस्तीफा मंजूर होगा, तो हमने इनका तस्दीक के बगैर कर दी, तस्दीक के बगैर कर दिया। देखिए इनको खुश होना चाहिए। कम से कम इनको जो मध्य मुकाबिल मिला है वो किरदार वाले लोग हैं ना। हम किरदार वाले लोग हैं। इन्होंने कहा हमारे इस्तीफे मंजूर कर लो, हमने कर लिया। अब अगर ये कह रहे कि नहीं जी क्यों कर लिया, अरे भाई आपके किरदार हमने आपकी ख्वाहिशात, आपके तवक्कुआत के मुताबिक किया है। सही है। आपने लानत वानत भेज दी थी पार्लियामेंट में, आपने बुरा भला कहा था, आप कहते ये इस काबिल नहीं है कि इस पार्लियामेंट में जाया जाए। अब देखिए हम तो थूक के नहीं चाटेंगे। मेरा तो पॉइंट यह है कि राजा रियाज शायद अपोजिशन लीडर नहीं रह सकेंगे आपके। अब रह गया जो आपने अब दूसरा जो सवाल किया था 34 आदमी का, तो वो मैं आपको बता दूं कि आपके कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, मगर वो कब होता है जब इनकी अपनी स्ट्रेंथ हो। पर एमएनए गालिबन 6 आदमियों के 6 एमएनएस पे 1 लेडीज आ जाती हैं। अब चूंकि इनके एमएनए टोटल 7 रह गए तो फिर शायद लेडीज 1 आ पाए, इससे ज्यादा नहीं आ पाएगी। सर मैं वैसे आपसे डिफर करूंगा, मैं आपकी राय से इख्तलाफ करूंगा इस पे। यही प्ली आपने इलेक्शन कमीशन में ली थी जब पंजाब के अंदर सीटें खाली हुई थी। वहाँ तहरीक इंसाफ की 5 स्पेशल रिजर्व सीट पे खवातीन की होनी थी नॉमिनेशन, आपने रुकवाई थी। इलेक्शन कमीशन ने होल्ड भी कर लिया था कि जब ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद देंगे। फिर लाहौर हाई कोर्ट मंजूर हो चुके हैं। लेकिन फिर लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं, सीट खाली हुई थी ना, सीट खाली हुई थी। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने ओरिजिनल लाहौर हाई कोर्ट ने स्ट्रेंथ ऑफ द इंसेप्शन ऑफ द असेंबली की डेट से उनका एलोकेशन कोटा जो है वो वही कर दिया था बहाल।
1 जुलाई से हो गया था भाई बिकॉज इलेक्शन बाद में हुआ था। इसलिए नहीं हो सकता कि वहां पे पंजाब असेंबली में वो लोग असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। यहाँ पे इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया और वो इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया और स्पीकर ने उसको भेज दिया। सेम प्ली थी आपकी लाहौर हाई कोर्ट में, सेम प्ली थी आपकी इलेक्शन कमीशन में, वो लाहौर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी। अब पार्लियामेंट में पीटीआई की नुमाइंदगी, पार्लियामेंट के पीटीआई की जितनी नुमाइंदगी रह गई है उतनी ही सीटें इनको। सही है। अच्छा, ये नज़ीर लगारी साहब ये बताएं कि अगर कोई मेंबर किसी की डेथ हो जाए या कोई सीट छोड़ से, रवायत तो यही रही है कि लिस्ट जो शुरू में दी जाती है असेंबली की इंसेप्शन के टाइम पे, कोई भी पार्टी हो वो अपनी लिस्ट दे देती है, एक तरजीही फहरिस्त। अगर 15 का कोटा बन रहा हो वो 30 की फहरिस्त दे दें, तो उसके बाद जो मेंबर जिस पार्टी की सीट खाली ऑटोमेटिकली वो अगला बंदा वहाँ पे मेंबर बनता जाता है। तो इस हिसाब से तो राजा रियाज तमाम तर हुकूमत की कोशिशों, मर्जी और मंशा के बावजूद अपोजिशन लीडर, इसका मतलब है नहीं रह सकेंगे तहरीक इंसाफ की। ये 30 जो रिजर्व सीट पे बंदे हैं, ये वापस अगर आगे असेंबली के अंदर हल्फ ले लिया तो सारी गेम पलट जाएगी। अच्छा, मैं समर आपको एक तो वो स्टैंड है जो निहाल हाशमी साहब ने लिया है, जी जी, और वैलिड स्टैंड है उनका कि जो अरकान इस्तीफ़ा दे चुके और जिनके इस्तीफ़े मंजूर हो चुके उनकी बुनियाद पर वो सीटें नहीं मिल सकेंगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये मैं आपको याद दिलाता हूँ, 2002 में जनाब इमरान खान साहब के अकलौते वोट से जब शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त हुई थी और मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली वज़ीर आज़म बने थे, उस वक्त अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और उसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद भी था और इनकी सीटों का मार्जन 1 सीट के बराबर था। जी हाँ। तो ये सबसे बड़ी पार्टी थी और हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी जो थी वो थी एमएमए, और एमएमए को ही लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया था। और इस सूरत हाल में इमरान खान साहब ने भी ये सूरत हाल कबूल की थी, चूँकि वो एमएमए को फेवर भी कर रहे थे और मुखालफत भी कर रहे थे। लेकिन बहरहाल एमएमए को मौलाना फजलुर रहमान लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे और अमीन मखदूम अमीन फ़हीम जो हैं वो उनको नहीं बनाया गया था। उनकी पार्टी अक्सरियती पार्टी थी और उनकी पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीटें थीं और उनके ज़्यादा लोगों ने उधर कर दिया था मौलाना साहब के लिए ना। सिग्नेचर की बात थी, वो तो सिग्नेचर का मसला हो गया था कि ज़्यादा लोगों ने सिग्नेचर वहाँ कर दिया था। यहाँ तो 17 अरकान का फर्क है। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफीन 20 बैठे हुए, तहरीक इंसाफ के अपने यहाँ 37 हो जाएंगे तालियों को मिला के। मैं कहता हूँ स्पीकर मना कर देंगे, स्पीकर कहेंगे कि मैं इसको लीडर अपोजिशन मानता हूँ, तो फिर क्या होगा? अगर लीडर अपोजिशन स्पीकर कहते हैं कि यही है राजा रियाज, तो फिर क्या होगा? चूंकि यह फैसला भी तो स्पीकर वो फैसला चौधरी अमीर हुसैन ने किया था और यह कहा था कि ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो मौलाना फजलुर रहमान रहेंगे, मखदूम अमीन फ़हीम नहीं होंगे। तो ये जो रूल, ये जो कन्वेंशन बनाया गया, ये जो रिवायत बनाई गई थी, वो तो जनाब इमरान खान साहब के महबूब लीडरों ने बनाई थी, जिनको इन्होंने इलेक्ट करवाया था। और चौधरी अमीर हुसैन को वोट भी जनाब इमरान खान साहब ने दिया था और चौधरी अमीर हुसैन जनाब इमरान खान के वोट से वजीर वो बने थे, स्पीकर कौमी असम्बली बने थे और उन्होंने मखदूम अमीन फ़हीम को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं माना था। लेकिन सर वो सिग्नेचर शायद मौलाना साहब के पास ज्यादा थे। रहमान लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, मुझे करेक्ट कीजिएगा, कन्वेंशन मौजूद है। सिग्नेचर जो है मौलाना साहब के पास ज्यादा हो गए थे अरकान के, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए तो सिग्नेचर चाहिए होते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं हुए थे, कोई इस पे वो सिग्नेचर ज्यादा नहीं हुए थे। ये डिस्क्रिशन थी स्पीकर की, पेट्रियट भी बन गई थी पीपल्स पार्टी की, पर ये फैसला किया था। अच्छा जी, अक्सरियत थी पीपल्स पार्टी की। उनके 6 अरकान असम्बली को अगर पेट्रियट ना बनाया जाता तो वजीर आजम शाह महमूद कुरैशी होते, फिर तो इमरान खान का वोट भी धरे का धरा रह जाता, वो नहीं बन सकते थे। तो इमरान खान के 1 वोट से वजीर आजम बने थे, वरना शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम होते। इंटरेस्टिंग। और अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। इंटरेस्टिंग है ये जो आपने अपना तज्जिया दिया है। तो इस पे सर आप ये बताएं कि होता हुआ क्या देख रहे हैं? तहरीक इंसाफ को कोई कहीं से कोई रिलीफ मिल सकता है कि जिस तरह पंजाब में उनकी मर्जी का निगरान वज़ीर आला नहीं आ सका, फिर आप कह रहे हैं कौमी असम्बली के अंदर भी उनको अपनी मर्जी का नहीं मिल सकेगा निगरान वज़ीर आज़म, यानी कि वो कह रहे हैं जो न्यूट्रली आ जाए, कम अज़ कम सेंटर के अंदर वज़ीर आज़म निगरान जो आना है वो भी नहीं मिल सकेगा, वो शहबाज शरीफ साहब की मर्जी का ही आएगा बंदा। फिर
समर, तारीख ने इनको इतना बड़ा मौका दिया था, तारीख ने इतना बड़ा मौका दिया था जब एक आईनी अमल के जरिए अगर ये वज़ीर आज़म के मनसब से हट गए थे तो ये आकर बैठते लीडर ऑफ अपोजिशन बनकर और फिर देखते कि क्या किस तरह से असम्बली इनके वक़ार में किस तरह इजाफा होता है, इनकी शान में कितना इजाफा होता है। वो तो इन्होंने मौका गंवा दिया। फिर दो हुकूमतें मौजूद हैं, आप एक आदमी को कहते हैं कि वो चलो स्पीकर की डिमांड पर कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया जाता है और शाम को असम्बली तोड़ दी जाती है, 2 दिन के बाद दूसरी असम्बली तोड़ दी जाती है। तो मौके आप खुद ज़ाय कर चुके हैं, अपने हाथों से खुद ही ज़ाय कर। असम्बलियों के इस्तीफे किसी ने दिए थे, आप उन्होंने कहा हाथ से लिख कर दो, फिर उन्होंने हाथ से लिख कर दे दिए, अब तो इस्तीफे मंजूर हो गए। आपने सारे के सारे अपने कार्ड खुद ज़मीन पर फेंके और अपनी शिकस्त को अपने लिए लिख कर रख दिया है। अब जाएंगे आप इलेक्शन में, वो सूरत हाल नहीं है जो 25 मई को थी। वो 26 नवंबर के बाद आप उल्टे पैरों चल रहे हैं, उल्टे कदमों से चल रहे हैं। अब आपको शिकस्त ऐसी नजर आएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि कैसी शिकस्त हुई है, और हर जगह पर होगी शिकस्त। सर वैसे 25 से मुझे 25 जुलाई याद आ गया, 25 से मुझे मौका दें, 25 मई मुझे याद आ गया, जाले नजर आ रहे हैं 25 से मुझे 25 मई याद आ गया कि जब 25 मई को लाहौर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे लीडरान पे बड़ा बेईमाना तशद्दुद हुआ था, बड़ा सख्त किस्म का। तो वो बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब जो है उस वक्त CCPO लाहौर थे, अब वो दोबारा CCPO लाहौर लग गए हैं कल, तो अल्लाह खैर ही करे जी। तो मैं लगारी साहब जिस तरह एक पीपल्स पार्टी का जाला होता है, नहीं जाला तो सुन तो ले, मेरी एनालिस्ट हैं वो, उनकी राय का एहतराम है, आप मेरी राय का एहतराम पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, राय का एहतराम है, मेरी का एहतराम क्यों नहीं है? पॉइंट ऑफ व्यू है उनका PTI के बारे में एहतराम है, आप अपनी बिरादरी का इतना ख्याल क्यों करते हैं? उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू का एहतराम करता हूं। यार एक मिनट सुने, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे बारे में है, मैंने सुना एहतराम है, मेरा पॉइंट उनके बारे में क्यों नहीं जाने दे रहे? आप किसी पे इल्जाम ना करें, इल्जाम क्या है? आप ब्रांड ना करें, ब्रांड क्या? आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तिलाफ, आप कहते हैं मुझे इख्तिलाफ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल इख्तिलाफ है, मैं इख्तिलाफ ही कर रहा हूं, मैं इख्तिलाफ ही कर रहा हूं, मेरे भाई हैं आप, सुने ना, आप इतनी पाबंदियां ना लगाएं, आप मेरे बारे में जो मर्जी कह दें और मैं आपके बारे में आपको कोई आपके बारे में पर्सनलाइज कमेंट किसी ने नहीं किया। मैं उनकी शख्सियत का एहतराम है, तो उनके कमेंट में मैं कमेंट कर रहा हूं। को जाला कह दिया तो ये उनको टारगेट करना है ना, ये पर्सनलाइज आपका ना, इतनी बिरादरी का ख्याल नहीं करते, बिरादरी का ख्याल नहीं है, मेरा ये तरीकाकार नहीं है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप उनसे डिफर कर रहे हैं, आप सुने, आप डिसएग्री मेरे भाई, ये वो है जो कहते थे इमरान खान इस्तीफा देगा तो आधे लोग भाग जाएंगे। इन्होंने देखा नवाब मरियम ने इस्तीफे मांगे तो पूरी पार्टी भागी, 2 बंदे इस्तीफे देके भी भागे। इमरान खान ने इस्तीफे दिए, आज ठोक बजा के पाकिस्तान के टॉप के 127 सियासतदानों ने इस्तीफे पेश किए। फिर आप कहते थे कि इमरान खान को हुकूमत नहीं तोड़ेगा, परवेज इलाही नहीं मानेगा। आप सब जो तज्जियाकार थे, आपकी आंखों के सामने इमरान खान के पीछे पंजाब पूरे ने और KP के पूरे के सियासतदानों ने इस्तीफा दिया। उस वक्त आप कहते इस्तीफे नहीं देंगे, आज आप कह रहे हैं बड़ी गलती होगी। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये बातें समझ ही नहीं आ रही। जिनके दिलों में अभी भी पीपल्स पार्टी या नून लीग को सियासतदान समझते हैं, ये समझता हूँ ये माफियाज हैं। जो कुछ पीपल्स पार्टी और नून ने अभी पंजाब में किया है, जो वो कर रहे हैं, ये गैर जानेदार होता है, ये जमहूरियत होती है। ये बंदा इलेक्शन कराने आएगा जो आज से ही, जैसे आपने कहा, वो बंदे चुन चुन के वो लगा रहे हैं जो PTI को क्रश करेंगे। आप क्या समझते हैं लोग पाकिस्तानी लोग पागल हैं जो इमरान खान के पीछे बाहर निकलने के लिए, लड़ने मरने के लिए तैयार हैं? आप चंद लोग रह गए जो इस तरह की बहकी बातें करके अपने आप को, चले आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, आपने हकीकत को माने। पाकिस्तान सारा समझ चुका है कि सिवाय इमरान खान के आपका पॉइंट आ गया। परवेज अशरफ का स्पीकर है, उसने एक हफ्ता पहले आपके सामने क्या बात की थी? वो क्या बोल रहा था कि मैं जब तक इस्तीफा नहीं लूंगा, जब तक मैं बुलाऊंगा नहीं। आज आपको वो तो बुरा नजर नहीं आ रहा। आपने एक जुमला नहीं बोला, मैंने ये कहा, इन्होंने एक जुमला नहीं बोला कि परवेज अशरफ ने उस बड़ी सीट की तौहीन की। एक हफ्ता पहले उसने क्या बातें की और आज वो क्या कर रहा है? आपको मुड़ तोड़ के इमरान खान ये सदीक कमियाना वाले पॉइंट पे कुछ ज्यादा गुस्सा ही खा नहीं, मैं कह रहा हूं उनको बताएं ना, बताएं जरा। जी लगारी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं सदाकत अली अब्बासी साहब बहुत जज्बात में हैं और ज़ाहिर है इनके नुक्ता नज़र को अगर मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ तो ये मेरा अपना डिस्क्रिप्शन है और मेरे नुक्ता नज़र से वो इख्तलाफ कर रहे हैं, ये उनका डिस्क्रिप्शन है। मुझे कहें कि ये मैं किसी का एजेंट हूँ, किसी की पार्टी का रुकन हूँ, तो ये उनका हक है, ये जो चाहें कहें।
और मेरी जो मेरा पूरा वो माजी भी और मेरा हाल भी इस बात का गवाह है कि जो तख्त पर बैठा होता है, चाहे वो नवाज शरीफ हो चाहे आसिफ अली जरदारी हो, मैंने कभी किसी के साथ ये नहीं किया है। और इमरान खान साहब को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और उनके पूरे कैरियर का मेरे सामने है। तो इमरान खान साहब ने लगातार गलतियां की, ब्लंडर पे ब्लंडर किया। दो जुमले आप परवेज अशरफ के लिए बोल रहे हैं। अमेरिका आपने दो जुमले परवेज अशरफ के कंडक्ट पे आप मेरा सवाल है भाई, आप बता दें इमरान खान को तनकीद करें, परवेज अशरफ को उनको बात मुकम्मल करने दें, उन्हें सुन लें, वो खामोश रहे आपकी जवाब, उन्हें सुन लें जरा। जी लगातार साहब अपनी बात मुकम्मल करें आप, ये बिला वजह आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं मैं नहीं, सदाकत अली भाई साहब मेरे भाई हैं, जज्बाती हो रहे हैं, वो बात को सुनना नहीं चाहते हैं। उनका एक तरीक़ाकार ये बना हुआ है कि जी बस किसी को भी बात करो उसके अंदर अपनी बात करो, मैं खामोश हो जाने का आदी हूँ, मैं नहीं करता हूँ कि जी बहस करूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने लगातार गलतियाँ की, चारों तरफ से लोगों को अपने मुखालिफ किया। अमेरिका के बारे में कहा कि अमेरिका ने गिराया, वो साइफर के बारे में जो चीज़ें सामने आई हैं वो तो सबके सामने है ना, एक एक बात खुल गई है। चलें इसको खेलते हैं, खेल दिया आपने, साइफर को खेल दिया। अमेरिका के बारे में जो आपने कहा वो ठीक नहीं था, और आपने कहा कि जी वो तेल दे रहा है, वो तो बाद में भी अभी तक तेल आपको नहीं मिला है रूस की तरफ से भी। और दूसरी बात ये है कि आपने कहा जनरल कमर जावेद बाजवा को टारगेट किया और मुसलसल टारगेट किया। आपने रैली निकाली, ये जिसको आप कह रहे थे लॉन्ग मार्च है, लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जो जा रहे थे, आपका एक नुकाती एजेंडा था कि हम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाएंगे, और आपने लोगों के सामने बैठकर मीडिया के सामने कहा सिर्फ इनको ना बनाएं और जिसको चाहे बना दें, ये तक गए थे। आपने लगातार पाय दर पाय शिकस्त खाई है हर महाज पर, और ये नहीं है ऐसा कि जनाब आपसे कुछ छीना गया है, आपने खुद इस पे जाकर दिए। मैं कहता हूँ बावकार अंदाज होता अगर वजारत उद्दमा से अलग हो जाने के बाद एक दिन सही, एक हफ्ता सही, एक महीना सही जाकर बैठते तो ऐवान के अंदर, क्या शान होती यार। हम लोग बड़े वकार से इनके साथ देख रहे होते कि यार क्या इन्होंने अपनी डिग्निटी का, अपने वकार का ख्याल किया है। सर वो कहते हैं हम अवाम के अंदर चले गए, वो ये कह रहे हैं कि आज भी अवाम हमारे साथ है, हम अवाम के पास चले गए जो मुंतखब करके भेजने वाले हैं, और अवाम की अवाम हमारे साथ, इनका ख्याल है नहीं, इनका गुमान है, इनका ख्याल है, अवाम इनके साथ नहीं है, अवाम इनके साथ बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे किस तरह से शिकस्त होती है इनको तमाम महाजों पर, तमाम इलेक्शंस में। चले इसी पे एक मुख्तर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जिन्होंने चंद हफ्ते पहले, चंद महीने पहले एक दावा किया था बहुत बड़ा कि मुझे अपने कपड़े बेचकर भी अगर आटा पूरा करना पड़ा तो मैं आटा दूंगा सस्ता। आज वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुझे अपनी जान दे के अगर मुल्क में आवाम को रिलीफ देना पड़ा तो मैं दूंगा। तो कहीं जान देने के बजाय जान लेने ना पड़ जाए आवाम के लिए। इस पे इंटरेस्टिंग चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके सामने शेयर करनी है कि आने वाले दिन जो है पाकिस्तानी आवाम के लिए कितने मुश्किल तरीन दिन आने वाले हैं, चूँकि हम IMF प्रोग्राम के 9th रिव्यू में जा रहे हैं, और जो शराइत जिन पर हम अमल दरामद करने जा रहे हैं वो कर दी। नून लीग का पॉलिटिकल कैपिटल तो जाना ही जाना है, उसकी कुर्बानी तो लगनी है, लेकिन आवाम की जो कुर्बानी होगी वो बहुत बड़ी कुर्बानी। आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। मुल्क में ऑलरेडी महंगाई इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है, और बताया जा रहा है कि 25 साल की बुलंदतरीन सतह पर हम शरह सूद भी ले गए हैं, और IMF के साथ हम जो प्रोग्राम दोबारा बहाली की तरफ जा रहे हैं, 9th रिव्यू दोबारा से कंटिन्यू हो रहा है, मुज़ाकरात हमारे शुरू हो चुके हैं वर्चुअल। इसमें नाज़रीन जो शहबाज शरीफ साहब ने आज बताया कि हम ये करने जा रहे हैं, और बताया कि बड़ा कड़ा फैसला होगा। पहले शहबाज शरीफ आपको नाम सुनाते हैं, हम करने क्या जा रहे हैं, ज़रा सुन लें। ज़माना महंगाई का है तो मेरे जेहन में वही मशीन घूमती रही,
अनफॉर्चुनेटली, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, अभी भी स्टेट बैंक तुला बैठा है कि हमने पॉलिसी रेट और बढ़ाना है। IMF को हमने ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है, हम आपके साथ 9th रिव्यू मुकम्मल करना चाहते हैं, हम तैयार हैं और आपकी जो शराइत हैं उनको आपके साथ बैठकर नेगोशिएट करके उसको हम कंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट हमें ये वाज़ेह पैगाम दिया गया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान के अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन IMF के साथ अपना प्रोग्राम जो है उसको आप स्टिच करें। अब नाज़रीन, IMF के साथ प्रोग्राम हमारा दोबारा से बहाल होता है तो उससे उसकी कीमत है, बहुत भारी कीमत है, जिसका शहबाज साहब ने जिक्र किया कि हमें तो चुकानी पड़ेगी, लेकिन अवाम को जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो बहुत अहम तरीन है। नाज़रीन, नवा जायज़ा जो है IMF का 9th रिव्यू जो है, अगर वो बहाल होता है उसके लिए जो शराइत दी गई है IMF की तरफ से बड़ी सख्त है। एक तो डॉलर जो है 20 रुपये मजीद महंगा हो जाएगा। आज हो भी गया है कि डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो सेम होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो 250 रुपये तक जाएगा ये। इसके अलावा नाज़रीन, बिजली की फ़ी यूनिट जो कीमत है उसमें 8 रुपये तक का इजाफा हो जाएगा। और नाज़रीन, जो 9th रिव्यू में अगर हम जाते हैं, चूँकि अब जो कि हम जा रहे हैं, उससे जो इम्पैक्ट मजीद आना है वो पेट्रोल की कीमत पर आना है। पहले ही 50 रुपये फी लीटर हम लेवी दे रहे हैं और अब 17% सेल टैक्स लगेगा, तो ये 37 रुपये फी लीटर इजाफा मुतवक्का है पेट्रोल की कीमत के अंदर। इसके अलावा नाज़रीन 200 अरब रुपए के टैक्सेस लगेंगे। मुझ जैसे जो तनख्वाहदार लोग हैं उनके ऊपर मजीद एक बोझ आएगा। और गैस की कीमतों में 74% इजाफा होगा, जिसकी काबीना ने मंजूरी अगले चंद दिन के अंदर दे देनी है, ये फैसला हो चुका है। महंगाई नाज़रीन जो जानी है, मुल्क की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवर शरह 30% तक जाने का जो है फोरकास्ट है कि 30% तक चली जाएगी, जो कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट महंगाई होगी। ये वो कीमत है जो कि अवाम ने चुकानी है। शहबाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म साहब, वो कह रहे हैं कि अब मुझे जान देनी पड़ी, मैं अवाम पे बोझ नहीं आने दूंगा। ज़रा शहबाज साहब को सुन लें जरा। मैं आपको आज डंके की चोट पर ऐलान करना चाहता हूं, बतौर इस हुकूमत के वज़ीर आज़म के, मैं अपनी सारी की सारी सियासी जो कमाई है मैं कुर्बान कर दूंगा पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए। मैं अपनी जान दे दूंगा पाकिस्तान के लिए, मैं हर बैंक कदम उठाऊंगा इंशाअल्लाह। रास्ते में मुश्किलात आनी है, ऐसी जगह पर भी हमें गुजरना होगा जहां पर तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी, लेकिन हुकूमत वक्त को, अशराफिया को, उमरा को पहले ही अपनी मिसाल देनी होगी। उसके बाद मैं आवाम से कहूंगा कि जनाब आप भी इसमें हिस्सा डालें। अब पहले तो नाज़रीन वो करे, अब मुझे जान देनी पड़ी, मैं जान दे दूंगा, तो उससे मुझे वो कपड़े बेचने वाली बात याद आ गई। ज़रा वो भी आपको रिमाइंड कर देते, रिकॉल कर देते। मेरे दिमाग में आ गया कि भाई वो कपड़े बेच के आटा सस्ता करने का भी दावा किया था शहबाज साहब ने, ज़रा क्या कहा था वो भी देख लें आप। 10 किलो 720 में बिक रहा है। जो कीमत कल और परसों पंजाब में होगी वही कीमत KPK में होगी। मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। और इसके बाद नाज़रीन, मुल्क के अंदर जो हुआ था वो स्क्रीन पे आप फुटेजेस देख सकते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को क्या फेस करना पड़ा था। वो कपड़े तो नहीं बिके, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को 1 किलो आटे के लिए, चंद किलो आटे के लिए तवील कतारों में लगना पड़ा था और कई कीमती जानें भी इसमें चली गई थी। तो ये मामला तो है कि जान देने की बात करें, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए अवाम के लिए। क्विकली मैं जरा नाज़रीन आपके सामने एक डिटेल और भी रहता हूँ। उन्होंने कहा अशराफिया को सबसे पहले कुर्बानी देनी होगी, अवाम को भी देनी है, लेकिन पहले अशराफिया कुर्बानी देगी। तो अशराफिया की जो सूरत हाल है नाज़रीन वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त हुकूमत का जो जहाज़ी काबीना है, एक इतना बड़ा साइज़ है, पहले जो पैरा जस्टिस है वो गवर्नमेंट को खुद देना होता है। इस वक्त जो काबीना का साइज़ है नाज़रीन टोटल 77 पे खड़ा है। 34 विफाकी वज़रा हैं, 7 वज़ीर मुमलिकत हैं, विफाकी जो मुशीरान हैं, जो एडवाइज़र्स हैं 4 हैं, मोमनीन ख़ुसूसी 32 हैं, और एक मिनिस्ट्री जिसके 4-4 डिवीजन थे उनको 4-4 मुख्तलिफ महकमों में करके 4-4 लोगों को अकोमोडेट किया गया है। पहले वज़ीर बनता है, किसी को वज़ीर बनाया जाता है, उसके बाद फिर महकमे जो हैं वो ढूंढ के एलोकेट किए जाते हैं। तो 77 पे काबीना का साइज़ चला गया है। तो जो कुर्बानी देनी है पहले काबीना के साइज़ के ऊपर कुर्बानी दें, बाद में सिर्फ आएंगे। हाशमी साहब, ये जान देने की बात करें, पहले कपड़े बेचने की बात की थी कि लेने के देने ना पड़ जाए कि अवाम को। मैं आपकी बातें सुन रहा था और समझ यकीन जाने मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत 45 महीने रही और उन्होंने 45 महीने में 39 बिलियन डॉलर कर्ज लिया। काश इन 4 सालों में अगर वो बबूल ना बोते तो आज हमें गुलाब, अगर वो गुलाब बोते तो आज हमें बबूल ना देखना पड़ता। उन्होंने बबूल बोए तो आज हमें
बबूल ही नजर आ रहा है, बबूल के बीज बोए थे तो आज बबूल ही नजर आ रहा है। उन्हें एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद कर दिया, उन्होंने सस्ती LNG नहीं ली, उन्होंने डॉलर के साथ जो खिलवाड़ की, वो कभी नीचे नहीं आया आसमान से, हेलीकॉप्टर पे सवार रहे, उनको पता ही नहीं चला कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, उनके कैबिनेट के लोग क्या करें, उनको पता ही नहीं चला कि KP में लॉ एंड ऑर्डर किस मुकाम तक पहुंच गया, उनको पता ही नहीं चला कि उनके राइट लेफ्ट के लोग क्या कर रहे हैं। 4 साल बहुत अरसा होता है, 4 साल में टेक ऑफ हो जाता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 4 साल में CPEC भी लाया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लाया। सर छोड़े मुझे अभी ये 9 महीने का बताएं, ये 9 महीने में क्या हो रहा है, ये 9 महीने में क्या हो रहा है पिछले, इसका जरा हिसाब किताब दें। 9 महीने में तो हमने जो गंद इन्होंने फैलाया था उसको साफ किया है। इसाक डार साहब आए थे, डॉलर 200 रुपए पे लेके आना था, 256 पे चला गया। शहबाज साहब ने जो बात की है, अशराफिया, यकीनन अशराफिया को कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज तक पाकिस्तान के अवाम, अब कुर्बानी क्या है? और सर वो खुद तो कुर्बानी दे नहीं रहे। 3 गाड़ियां, वो 2 गाड़ियां वापस करे। और सर काबीना का साइज तो कम कर दें, 70 रुकनी काबीना, जहाजी काबीना हम लेके बैठे ऐसे मुल्क के अंदर के जहां आवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। मुलाजिम जो अपने आप को मालिक समझते हैं पाकिस्तान का, देखिए मैं समझता हूं कि अदलिया हो, हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हो, हमारी पुलिस हो, हमारी डिस्ट्रिक्ट में, हर सतह पे कटौती करनी पड़ेगी। अब कोई लंच डिनर और कोई प्रोग्राम 5 स्टार में नहीं होगा, इनको अपनी अलाउंसेस को कम करने पड़ेंगे, इन्हें अल्ले दल्ले कम करने पड़ेंगे। और जो हमारे काबीना का साइज कम करते हैं सर 77 से, उसको उनको भी ज्यादा 27-17 पे ले आए पड़ेगा। देखिए जी जनाब, 2017 में हम क्या छोड़ के गए थे? मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने डॉलर कहां पे छोड़ा था? फिर आप 17 पे चले जाते हैं। मुझे आज उन्होंने कोई जवाब साहब दें, आप क्या नवाज शरीफ साहब वाली नून लीग कैसे है, शहबाज साहब वाली नून लीग कैसा नहीं है, आप उनका बार बार हवाला दे रहे हैं आप। ये भी उन्हीं का 9 महीने से गवर्नमेंट उन्हीं की है पाकिस्तान के अंदर। देखिए मैं तो आपको बार बार कहूंगा कि हमारे पार्टी का कायद, हमारा जो एग्जाम्पल है वो मोहम्मद नवाज शरीफ है। आप अगर मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान की तरक्कियात से फारिग करते थे तो पाकिस्तान 47 में पहुंच जाता है। सर मुझे दुनिया में हमारी सबसे ज्यादा सस्ताई थी, आटा किस कीमत पे था, चीनी किस कीमत पे था, रोजगार मिल रहा था। मुझे एक मुफ्त ब्रेक लेनी है आजमी साहब, माजरत साहब, मुझे मुफ्त ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके मजीद इस साहब को जवाब भी लेंगे और नजीर रजाई साहब का तज़किया भी शामिल करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, सदाकत साहब, आपको तो फ़ायदा अगर ये हुकूमत कंटिन्यू करती है, तो बुहरान पे बुहरान है, फिर आप क्यों इतने उतावले हो रहे हैं? आपने बड़े अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, उसके बाद मैंने हाशमी साहब को भी सुना, आपने शहबाज शरीफ साहब को सुनाया कि वो जान देंगे महंगाई के लिए। तो मियाँ साहब जान ना दो, जान दो तुसी, तुम्हारे पास की गल नहीं है। तो ये जान ना दें बल्कि जाने दें। वो इतना बड़ा जैसर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम पॉलिटिकल कैपिटल हम कुर्बान कर देंगे, पाकिस्तान को बचाएंगे। ये वाला बयान सुन के मुझे लगा ये सल्तनत मखौलिया है। इससे कल मैं सुन रहा था, वो आपने बिजली वाले वजीर जो है खुर्रम दस्तगीर साहब, वो कहते थे ये बिजली जो वापस आई है ये शहबाज शरीफ साहब की कायदाना सलाहियतों की वजह से वापस आई है, वरना कहीं चली गई थी। तो ये एक मजाक है। अभी ये भाई बात कर रहे थे कि जनाब इसाक डार, वो भाई शहबाज शरीफ आज कह रहे हैं हम सारी शराइत मान लेंगे, वो इसाक डार को तो छुपा दें। वो तो आज वो शराइत जो तहरीक इंसाफ तय करके आई थी, सुने शहबाज तय करके आए थे, इसाक डार कह रहे थे नहीं तो नहीं, IMF से कहें वापस उठा ले, हम नहीं लेते। वो अल्लाह के बंदो, आप इमरान खान के बारे में बात कर रहे हो, उस वक्त डॉलर 178 का था, महंगाई थी 12%, रिजर्व थे 17 अरब, ग्रोथ थी 6%। ये जो कड़ी शराइत थे ये आप मान के आए। बहरहाल मुझे जरा नज़ीर लगारी साहब का 32 अरब हर चीज में आप दबा करके, मुझे जरा लगारी साहब का कमेंट लेना है। ठीक है, आप जान देंगे या जान लेंगे? आप लोगों की जान लेंगे यार। आप मेरी बारी में दोनों बोलना चाहिए। मुझे लगारी साहब का कमेंट लेना है। वो मुझे ये बताएं, इनको तो चुप कराएं भाई। आपका कमेंट आ गया, मुझे बताएं, आपने शहबाज शरीफ को सुनाया, मेरी आपने सबर का इम्तिहान लिया, उसके बाद आप इनको छोड़ दिया। लगारी साहब अब बताएं कि ये तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, ये तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है इस हुकूमत के लिए। ये अगर कर देती है प्रोग्राम इम्प्लीमेंट, फिर तो जो रही सही इनकी कसर है वो भी सियासी खत्म हो जाएगा, पॉलिटिकल कैपिटल इनका।
यकीनन इन्होंने जो है अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल लेकर रखी है। पहली बात यह है कि अगर यही तय करना था तो आप पहले तय करते। इमरान खान साहब छोड़कर चले गए थे और इमरान खान साहब ने नेगोशिएट किया, ये सारी शराइत इमरान खान साहब ने तय की थी और फिर उन पर अमल दरामद से पहले। लगारी साहब, मुझे तो ये असेंबली की एक्सटेंशन की तरफ मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी शराइत अमल दरामद करके ये 2-4-5 महीने बाद इलेक्शन में तो जा नहीं सकते, ये तो फिर इसका मतलब असेंबली की मुद्दत एक्सटेंड होगी फिर 6 महीने या साल के लिए। मेरी गुजारिश सुनेंगे आप? जी, गुजारिश सुनेंगे आप? हुक्म सर, हुक्म। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मियाँ शहबाज शरीफ को अपनी काबीना को बहुत महदूद कर देना चाहिए। तमाम वजीरों, मुआवनीन खसूसी और जितने भी मुशीर हैं उनको अलग कर देना चाहिए। यह बहुत खत्म। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने तमाम वजीर, मुआवनीन खसूसी और मुशीर वापस ले ले, हुकूमत का साथ दें, ज़रूर दें उसके हुकूमत का साथ, हुकूमत चले और अपनी मुद्दत तक चले। लेकिन आप अपनी वजारतें वापस ले लें, मौलाना फजलुर रहमान अपनी वजारतें वापस ले लें, चंद वजारतें अपने पास रखें और PMLN रखें अपने पास, वजारत ख़जाना रखें और जो बहुत ज़रूरी वजारतें हैं वो रखें अपने पास। बाकी वजारतों को फारिग कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 वजीर होने चाहिए। 10-12 वजीरों से हम पहले भी चलाते रहे इस मुल्क को। ऐसा नहीं है कि एक फौज। बहुत ही खूबसूरत तजवीज़ दी है नज़ीर लगारी साहब ने, इसी पे हम प्रोग्राम क्लोज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत तजवीज़ दी है कि काबीना 10 से 12 पे ले आए, इससे बहुत सारे खर्चे आपके बच सकते हैं और खर्चे बचने के साथ आपका जेस्चर बड़ा अच्छा जाएगा, पैगाम बड़ा अच्छा जाएगा कि गवर्नमेंट खुद पैसे बचाना चाह रही है, अवाम भी शायद उस पर अमल दरामद करे। आज के शो में इतना ही। मेहमान का शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। खुदा हाफिज़।